गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले लेक्चर में यहाँ ईआर को देखा था। ईआर की संरचना क्या होती है, किन घटकों से मिलकर के ईआर बनी होती है और ईआर के कार्य क्या होते हैं। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम लाइसोसोम। यहाँ लाइसोसोम, ईआर और गोल्गी बॉडी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के निर्माण में रिलेटेड होती हैं। अभी हम पढ़ते हैं लाइसोसोम को, उसके बाद देखते हैं। और साथ में न्यूक्लियस, साथ में न्यूक्लियस भी है। ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इनके कार्य भी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो देखते हैं हम लाइसोसोम को। लाइसोसोम की जो खोज है वो खोज की थी क्रिश्चियन डी डोबी ने। क्रिश्चियन डी डोबी। और इसको जो नाम दिया गया था लाइसोसोम, ये लाइसोसोम नाम दिया गया है इसकी प्रकृति के आधार पर। इन्होंने लाइसोसोम नाम नहीं दिया गया था, लाइसोसोम इसका वर्तमान नाम है। तो इन्होंने तो डेंस बॉडीज कहा था। लाइसोसोम का मतलब होता है लाइसो प्लस सोमा। सोमा का मतलब होता है बॉडी या कार्य, और लाइसो का मतलब होता है डाइजेस्ट, पाचन। ऐसी बॉडीज जो पाचन का कार्य करती हैं वो क्या कहलाती हैं? लाइसोसोम कहलाती हैं। पाचन का कार्य करने वाली बॉडीज लाइसोसोम कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इनकी उपस्थिति कहाँ कहाँ मिलती है। ऐसी बॉडी जो पाचन का कार्य कर रही हैं, क्या ये सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं? तो स्टूडेंट्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ह्यूमन आरबीसी में ये एब्सेंट होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है? कंप्लीटली होलो, जिससे सबसे ज्यादा इसमें क्या आ सके? हीमोग्लोबिन। तो इसमें सभी कोशिकांग मैच्योर अवस्था में लगभग एब्सेंट ही होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ह्यूमन आरबीसी में एब्सेंट होती है। केवल यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक भी वे सेल्स जो श्रावण का कार्य करती हैं, जहां पर श्रावण का कार्य होता है वहां इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि श्रावण का अगर कार्य सेल्स कर रही हैं तो इनकी संख्या के साथ साथ, श्रावण का कार्य अगर ये कर रही हैं तो वहां इनकी भी पैकिंग होगी, पैकेजिंग होगी, तो इनकी भी संख्या वहां पर अधिक होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकार, संख्या, आकार और अमाप। तो इनकी जो संख्या की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या ऐसी सेल्स में अधिक होती है, ऐसी सेल्स में अधिक होती है या तो वो डेड हुई हो, हाल में अभी मरी है, या क्षतिग्रस्त है, या जीर्ण है। हाल में मरी हुई सेल्स, किसी कारण से क्षतिग्रस्त हुई सेल और जीर्ण सेल में इनकी संख्या सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आकार की बात करें तो आकार गोलाकार या अंडाकार होता है। आकार गोलाकार या अंडाकार होता है और ये 0.2 से लेकर 0.8 माइक्रोन की वैक्यूल्स होती हैं। 8 माइक्रोन की, क्योंकि इनको वैक्यूल्स ही कहेंगे, पुटकाएं ही कहेंगे, पुटकाएं ही होती हैं। तो ये
गोलाकार या अंडाकार हो सकती हैं, लेकिन सेल में मेटाबॉलिज्म कैसी है या उसकी अन्य क्रियाएं कैसी हैं, इनके अकॉर्डिंग इनकी आकार आकृति बदल भी जाती है। तो यहाँ ये जो पाया जाता है लाइसोसोम, ये पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है जो अपनी संरचना को बदलता हुआ रहता है। बात करते हैं इसकी संरचना की कि लाइसोसोम की संरचना कैसी होती है। तो लाइसोसोम की अगर स्टूडेंट हम संरचना की बात करें तो आकार कैसा मिल रहा है, गोलाकार या अंडाकार। गोलाकार या अंडाकार होता है सर आकार। ये यूनिट मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यहां पर इनके चारों तरफ यूनिट मेम्ब्रेन उपस्थित होती है और ये यूनिट मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। यूनिट मेम्ब्रेन किससे होती है, लिपोप्रोटीन से निर्मित होती है। स्टूडेंट्स, हमको पता है कि जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम भरे हैं। यहां पर जल अपघटनी एंजाइम्स भरे होते हैं और लगभग 50 प्रकार के। तो स्टूडेंट्स, इसके चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, प्रतिरोधी। किसके प्रति, इन एंजाइम्स के प्रति। जो यहाँ एंजाइम्स भरे हुए हैं, इन एंजाइम्स के प्रति ये जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है, ये यूनिट मेम्ब्रेन प्रतिरोधी होती है। अन्यथा क्या होगा, ये एंजाइम सबसे पहले यूनिट मेम्ब्रेन को ही तोड़ देंगे और बिखर जाएंगे बाहर। तो इसीलिए ये प्रतिरोधी होती है यूनिट मेम्ब्रेन और इसके अंदर 50 प्रकार के एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। अभी बोला था मैंने कि लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक होता है। पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है। मतलब क्या है इसका, पॉलीमॉर्फिक होता है बहुरूपता। जैसे बहरूपिया होते हैं, बहुत सारे रूप चेंज कर लेते हैं, तो इसके अंदर बहुरूपता पाई जाती है। ये बहुरूपता अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल की क्रियाओं पर डिपेंड करती है, क्रियाओं पर निर्भर होती है। उस सेल में किस प्रकार की क्रियाएं श्रावण करने वाली है, पाचन करने वाली है, या कोई बाह्य पदार्थ उसमें आकर घुस गए, तो ये सभी चीजों के अकॉर्डिंग यहाँ पर लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम अपने आप को चेंज करते हुए रहते हैं। इसके अंदर बहुरूपता पाई जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाते हैं, पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग है। अगर हम इन एंजाइम्स की बात करें तो स्टूडेंट, ये एंजाइम एक लाइसोसोम में उपस्थित नहीं होते। एक ही लाइसोसोम में 50 प्रकार के जल अपघटनी एंजाइम नहीं पाए जाते। ये विभिन्न सभी लाइसोसोम्स की बात की जाती है कि लगभग लाइसोसोम्स के अंदर इतने प्रकार के एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, तो एक में नहीं पाए जाते। इसकी पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच 4.5 फिक्स होती है। लाइसोसोम के अंदर जो पीएच, क्योंकि एसिडिक नेचर होती है इसकी, तो ये 4.5 पीएच यहाँ पर फिक्स पाई जाती है। ये कैसे नियत रहती है, तो यहाँ पर इसको नियत रखने के लिए
यहाँ प्रोटॉन पंप कार्य करता है। ये प्रोटॉन पंप लाइसोसोम की पीएच को भी कंट्रोल करता है और साइटोप्लाज्म की पीएच को भी। दोनों की पीएच को प्रोटॉन पंप के द्वारा ही नियत किया जाता है। तो ये अपनी पीएच को भी फिक्स रखते हैं। बात करते हैं कि लाइसोसोम होते कितने प्रकार के हैं। तो अभी बोला मैंने लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। ये जो प्रकार हैं चारों, ये चारों प्रकार इनके कार्य के आधार पर हैं, क्योंकि ये विभिन्न कार्यों को सेल्स के अंदर विभिन्न कंडीशनों में कर रहे हैं। तो उसके आधार पर लाइसोसोम में बहुरूपता प्रेजेंट होती है। तो लाइसोसोम में बहुरूपता, तो लाइसोसोम 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम में 4 प्रकार की बहुरूपता पाई जाती है। फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं इनका निर्माण गोल्गी बॉडी या ईआर से होता है। गोल्गी बॉडी की किससे? ट्रांसफेज से। या तो गोल्गी बॉडी से होता है या यहां ईआर से होता है। ये तो निर्मित करने वाले कोशिकांग होते हैं। यहां जो ये कोशिकांग निर्मित होते हैं, क्योंकि ट्रांसफेज से क्या होती हैं? बड़े आकार की वैक्यूल्स निर्मित होती हैं। ये बड़े आकार की जो वैक्यूल्स निर्मित हो रही हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर जो भी स्रावित पदार्थ भरा होता है, इसका निर्माण राइबोसोम्स के द्वारा भी होता है। यहां इस प्राइमरी लाइसोसोम में भरे हुए जो पदार्थ होते हैं, ये लाइसोसोम में भरे हुए पदार्थ राइबोसोम के द्वारा निर्मित होते हैं। पुटिका चारों तरफ से गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्मित हो रही है, पदार्थ यहाँ पर लाइसोसोम के द्वारा भरे हुए हैं। तो ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहते हैं। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, संचयी कण। तो यहां ये प्राइमरी लाइसोसोम आकार में छोटे होते हैं, विभिन्न अपघटनीय एंजाइमों को भरे हुए होते हैं। क्योंकि ये गोल्गी बॉडी या ईआर से निर्मित हो रहे हैं, तो यहाँ ईआर में तो ऑलरेडी बहुत सारे लाइसोसोम चिपके होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं। तो यहाँ पर अगर ईआर से आ रही है तो भी और गोल्गी बॉडी से आ रही है तो भी यहाँ पर इनके अंदर इनके साथ इनकी तो पैकिंग होगी, क्योंकि गोल्गी बॉडी में रासायनिक परिवर्तन होकर वेसिकल्स में पैक किया जाता है, और ईआर से ऐसे केमिकल्स जिनमें रासायनिक परिवर्तन होना है उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? गोल्गी बॉडी में। तो यहाँ पर इनकी सभी का मिला जुला प्रभाव होता है लाइसोसोम। अब क्या होगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम, द्वितीयक लाइसोसोम। बाहर से, कोशिका के सेल के बाहर से कोई खाद्य वैक्यूल आ जाए, खाद्य पदार्थ आ जाए, या सूक्ष्म जीव आ जाए, दोनों ही अवस्थाओं में या तो खाद्य पदार्थ को कोशिका अवशोषित करे या सूक्ष्म जीव को कोशिका अवशोषित करे। कोशिका की टेंडेंसी होती है ये ना तो सूक्ष्म जीव को पहचान पाएगी ना खाद्य पदार्थ को पहचान पाएगी, क्योंकि
ये पहचानती तब है जब तक इसके अंदर एनगल्फ कर लिया जाता है। कोशिका में अंदर जाने के बाद में जो इसकी एंटीबॉडी एंटीजेंस होती हैं वो इनको पहचानने का कार्य करती हैं। तो ये जैसे ही सेल के अंदर आएंगे, ये सेल के अंदर या तो फेगोसाइटोसिस के द्वारा आते हैं या पिनोसाइटोसिस के द्वारा आते हैं। वो पढ़ाया था मैंने पहले जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ाई थी। ठोस पदार्थ का अंतर ग्रहण कर रही है तो फेगोसाइटोसिस, और कोशिका तरल पदार्थ का अंतर ग्रहण कर रही है तो पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहां जैसे ही ये खाद्य पदार्थ आएंगे, इनके साथ में ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम इनके साथ टच हो जाएंगे और यहाँ अब ये इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। ये जो संरचना बनी है, ये संरचना कहलाती है सेकेंडरी लाइसोसोम। बाहर से आने वाली खाद्य पदार्थ से या सूक्ष्म जीवों के साथ में लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम जो अटैच हो जाता है तो यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। इसके अटैच होने पर सेकेंडरी लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब यहाँ इसके अंदर जितने भी जड़ अपघटनी एंजाइम थे, ये एंजाइम इधर एंटर कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, पाचन की क्रिया। अगर सूक्ष्म जीव है तो उस सूक्ष्म जीव को यहाँ पर मार दिया जाएगा और उसके कुछ उपयोगी अगर कोई चीज होगी तो उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। अगर खाद्य धानी है तो खाद्य धानियों का यहाँ पर पाचन होगा, पाचन की क्रिया होगी। पाचन की क्रिया के बाद में जो यूजफुल पार्ट होता है, उपयोगी जो पार्ट होता है, उसको यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाएगा, या फिर कहें कि साइटोप्लाज्म में विसरित कर दिया जाता है। उसको साइटोप्लाज्म के अंदर छोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ पर पाचन की क्रिया के बाद में जो उपयोगी पदार्थ आता है। अब यहाँ जो बचे हुए पार्ट होते हैं उन पार्टों को छोड़ दिया जाता है, और वो पार्ट क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट काय, रेजिडुअल बॉडीज, वो होते हैं टर्सरी लाइसोसोम। वो आगे देखते हैं। ये यहाँ पर पिनोसाइटोसिस के बाद में जो यहाँ ये कंडीशन आई है जिसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कह रहे हैं, इनको हम हेटेरोलाइसोसोम भी कहते हैं, फेगोलाइसोसोम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो विभिन्न पदार्थ आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्रिया हेटेरोलाइसोसोम भी कहलाती है, फेगोलाइसोसोम भी कहलाती है। नेक्स्ट, टर्सरी लाइसोसोम या अपशिष्ट काय। टर्सरी लाइसोसोम या अपशिष्ट काय। अवशिष्ट काय रेजिडुअल बॉडीज। यहां पर जो सेकेंडरी लाइसोसोम के पाचन के बाद में, सेकेंडरी लाइसोसोम ने खाद्य धानी को पचा दिया, पचाने के बाद में जो अपचित भाग हो जाता है, अपचित जो पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिपिड, माइलिन, यहां पर इन चीजों को नहीं पचाया जाता, तो ये अपशिष्ट पार्ट को, अपचित पार्ट को क्या कर दिया जाता है, सेल से बाहर निकाला जाता है। जो उपयोगी था उसको अवशोषित कर लिया, और जो यहाँ अपचित पार्ट है इसको सेल से बाहर निकाला जाएगा। तो ये सेल से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो होती है एक्सोसाइटोसिस द्वारा। यहाँ पर सेल से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा यहाँ संपन्न होगी, और यहाँ जो अपचित पदार्थ हैं उनको कोशिका से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूजफुल पार्ट अवशोषित हो गया और जो अनयूजफुल पार्ट होता है वो सेल से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी, द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के राइबोसोम अपना कार्य करते हैं। किसी भी खाद्य धानी को जब तक उनके अंदर प्योरिटी है, ईआर से और
गोल्गी बॉडी से निर्मित हो रहे हैं तो वो कहलाते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल या प्राइमरी लाइसोसोम। जब ये स्टोरेज ग्रेन्यूल्स खाद्य पदार्थों के साथ अटैच हो जाती हैं, उनके साथ संपर्क में आ जाती हैं, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम और उस खाद्य पदार्थ का या सूक्ष्म जीव का पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद में यूजफुल पार्ट को अवशोषित कर लिया जाता है और अनयूजफुल पार्ट जो रह जाता है, जिसको अपचित पार्ट है, वो कहलाती हैं तृतीयक लाइसोसोम या रेजिडुअल बॉडीज, अवशिष्ट काय। और इस अवशिष्ट काय को कोशिका से बाहर एक्सोसाइटोसिस की क्रिया के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ टोटली पचाने का भी कार्य करते हैं और कोशिका की साफ सफाई का भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट को ये नहीं रुकने दे रहे हैं। एंड लास्ट आता है, इससे पहले एक चीज देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑटोसोम्स होते हैं वो अलग ही प्रकृति के होते हैं। ये मान लिया ईआर है या गोल्गी बॉडी है, ईआर और गोल्गी बॉडी से यहाँ पर लाइसोसोम्स का निर्माण हो गया। ईआर या गोल्गी बॉडी से यहाँ पर ये लाइसोसोम्स निर्मित हो गए। ये कहला रहे हैं प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल। अब यहां पर कोशिका के अंदर कोई सूक्ष्म जीव या खाद्य रिक्तिका, सूक्ष्म जीव या खाद्य रिक्तिका, खाद्य पदार्थ, इसने एंटर किया, इधर से ये आए और दोनों ने मिलकर के यहां पर सेकेंडरी लाइसोसोम, हेटेरोसोम का निर्माण कर दिया, या तो सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे या हेटेरोसोम कहेंगे। ये जो खाद्य रिक्तिकाएं स्टूडेंट्स, इनको हम फैगोसोम्स भी कहते हैं, फैगोसोम्स। यहां इसका होगा पाचन, पाचन के बाद होगा अवशोषण, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस होनी है, पाचन भी होना है और अवशोषण भी होना है, और ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगी तभी तो अपशिष्ट का शेष बचेगी। तो इसके बाद में यहां पर जो बचती है वो कहलाती है अवशिष्ट काय, अवशिष्ट काय। और इस अवशिष्ट काय को एक्सोसाइटोसिस के द्वारा भेज दिया जाएगा कोशिका से बाहर, एग्जिट ऑफ सेल। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीनों ही लाइसोसोम अपने अपने कार्य को संपन्न करते हैं। एंड लास्ट, स्वभक्षी धनिया, ऑटोफैगोसोम्स, जो लाइसोसोम का आखिरी प्रकार होता है। ऑटोफैगिक लाइसोसोम, ऑटोफैगिक लाइसोसोम्स स्वभक्षी धनिया। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जो लाइसोसोम होते हैं, ये लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। जब ये मेम्ब्रेन टूटेगी तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, फ्री।
अब ये एंजाइम फ्री हो गए, इनका तो एक ही कार्य है, ये तो अपघटन करेंगे ही करेंगे। अब ये खुद का कर रहे हैं या दूसरे का कर रहे हैं, वही वाली बात है कि अगर किसी बच्चे को चोरी की आदत पड़ गई तो या तो वो बाहर से करेगा वरना वो घर से भी करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये लाइसोसोम के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है वो होता है जल अपघटनी एंजाइम। और जब ये मेम्ब्रेन ब्रेक होगी, ये एंजाइम फ्री होंगे, तो यहाँ पर जल अपघटन की प्रक्रिया करेंगे। अब कोशिका के खुद के अंग अपघटित होते हैं या कोई बाह्य पदार्थ अपघटित होते हैं, तो यहाँ ये जो लाइसोसोम्स हैं इसके एंजाइम फ्री होकर के यहाँ स्वयं के ही अंगों को का अपघटन करना स्टार्ट कर देती हैं। ये जो कंडीशन आती है ये दो कारणों से आती है। इसके अगर हम कारणों की हम बात करें तो ये दो कारणों की वजह से आती है। या तो सेल के अंदर भोजन कम रह जाए, भोजन की पूर्ति ना हो, कोशिका के अंदर भोजन की पूर्ति ना हो, इसका मतलब सेल कैसी है, भूखी। तो इस अवस्था में ये लाइसोसोम टूट करके कोशिका को ही पचा डालेंगे। या फिर सेल क्षतिग्रस्त हो जाए, कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो पा रही है, इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, या जीर्ण सेल है, क्योंकि मरम्मत अगर नहीं हो रही है किसी कोशिका अंगक की, कोशिका के अंदर जो कोशिका अंगक है तो उनको भी कोशिका अंदर नहीं रखेगी। यहाँ कोई स्टोरेज ऐसा नहीं होता कि यहाँ स्टोर कक्ष है, उसको स्टोर रूम है, उसके अंदर इनको डाल दें, तो इनको फिर क्या करना होगा, सेल से रिमूव करना होता है, रिप्लेस करना होता है। तो अगर ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत, कोशिका अंगकों की मरम्मत नहीं हो पा रही है, या कोशिका खुद जीर्ण हो गई है, या कुछ विशेष डिजीज होती है, जैसे सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, जो हमेशा धूल मिट्टी में काम करते हैं या अभ्रक खानों में काम करते हैं, उनके अंदर लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये एक विशेष प्रकार के व्यवसाय जनित रोग होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये खुद की ही सेल को डिजोल्व कर देंगे, उनको अपघटित कर देंगे। तो ये दो ऐसी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से स्वभक्षी धानियों का निर्माण होता है, या लाइसोसोम अपनी ही सेल का निर्माण करता है। तो यहाँ जो ऑटोफैगिक होते हैं, ये ऑटोफैगिक कुछ विशेष कंडीशनों के कारण होते हैं, हमेशा सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। या तो सेल में सफाई करनी होती है, या फिर सेल में भोजन की कमी होती है, उस वक्त होता है। और स्वयं के अंगों को ही, स्वयं के अंगकों को जो नष्ट करने की प्रोसेस है, करने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहलाती है ऑटोलाइसिस। खुद के अंगों को ही खुद ही नष्ट कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ऑटोलाइसिस कहलाती है, जो आवश्यक भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लाइसोसोम के कार्य। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो।